हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मुझे लगता है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लासरूम मैनेजमेंट पर वीडियो बना करके लाया हूँ। इससे पहले मैंने ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑन मोटिवेशन की बात की थी और उस पर वीडियो बनाया था, जिसमें बात आई थी कि क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है और क्लासरूम मैनेजमेंट में किस प्रकार से ये सिद्धांत काम करता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट पर ही एक वीडियो बनाया जाए और वही आज मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग मैनेजमेंट को जान लें कि मैनेजमेंट क्या है, जिसे हम हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन क्या है? तो हम प्रबंधन कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी संस्था का मस्तिष्क कहलाता है। प्रबंधन के द्वारा शिक्षण तथा अधिगम के लिए न केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, अपितु उनमें इस प्रकार परस्पर समन्वय किया जाता है जिससे वांछित उद्देश्यों की सहज प्राप्ति हो सके, या यूँ कहें कि जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रबंधन को किसी भी संस्था का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रबंधन के द्वारा ही हम किसी भी अधिकारियों का या व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करता है या उसके रैंक को निर्धारित करते हैं। प्रबंधन के द्वारा ही हम किसी भी नीति निर्धारण तथा योजना निर्माण का कार्य करते हैं। कोई भी नीति बनानी होती है या कोई भी योजना का निर्माण करना होता है तो वो प्रबंधन के द्वारा ही सफल हो पाता है। इसीलिए प्रबंधन को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है तथा इसके क्रियान्वयन का प्रयास करता है। इसको हम अंग्रेजी में इस प्रकार कह सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स डिसीजन कंटिन्यूअसली एंड सीक्स टू इट दैट द डिसीजन आर कंप्लीमेंटेड टू अचीव द गोल। मतलब प्रबंधन सतत या हमेशा निर्णय का निर्माण करता है तथा उसको किस प्रकार से कार्य के रूप में कर पाए, उसको किस प्रकार से कार्य रूप में अमल में ला पाए, उसका प्रयास करता रहता है। तो प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्था को उसके उद्देश्य तक या उसके लक्ष्य तक या उसके मकाम तक या उसके मंजिल तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे कि शिक्षण प्रबंधन क्या है। जिस प्रकार से प्रबंधन हर संस्था के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से शिक्षण प्रबंधन भी शिक्षा के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी के आने के बाद प्रबंधन का महत्व बढ़ गया है। हम लोग प्रबंधन की बात तभी करने लगे हैं शिक्षा में जब हम शिक्षा में तकनीकी का प्रवेश पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी के आने के बाद इस क्षेत्र में शिक्षण प्रबंधन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। अब शिक्षण के संबंधित कार्यों तथा विभिन्न कार्यक्रमों में भी प्रबंधन का महत्व बढ़ने लगा है। प्रबंधन द्वारा नियोजन का कार्य किया जाता है और नियोजन के कारण हम शिक्षण में अनिश्चितता तथा अस्पष्टता को दूर कर अपने कार्यों और उद्देश्यों में स्पष्टता लाते हैं। अगर प्रबंधन है, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कोई भी संस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी प्रकार से जब टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षण भी अपने प्रतिफल देने में पूरी तौर पर सक्षम है और एक मैनेज टाइम में, मैनेज व्यवस्था में, मैनेज्ड विषय में एक अच्छा निष्पादन करने में सक्षम होता है, वो तभी हो सकता है जब प्रबंधन का कार्य अच्छी प्रकार से किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट या प्रबंधन के बाद जो शिक्षण के नियोजन में अनिश्चितताएं थी या अस्पष्टता था,
उसमें स्पष्टता आ गई और अनिश्चितताएं खत्म हो गई। इस प्रकार हम शिक्षण मैनेजमेंट को, शिक्षण प्रबंधन को हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रबंधन एक अति आवश्यक प्रबंधन है जिसके द्वारा हम शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रबंधन का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं। संसाधनों का प्रबंधन नंबर 1, और इस संसाधन में हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत सारे स्कूल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जितने हैं वो सारे आते हैं, और मानवीय संसाधन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि शिक्षक, शिक्षित कर्मचारी या जो भी मानवीय संसाधन है उसके अंतर्गत आते हैं। ये भी मैनेजमेंट का एक क्षेत्र है। जबकि दूसरा क्षेत्र कार्य वितरण तथा निष्पादन है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस, कि किस प्रकार से वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस प्रकार से कार्य का वितरण किया जाता है, और सिर्फ कार्य का वितरण नहीं, उसका निष्पादन कौन किस प्रकार से करता है। यह भी प्रबंधन का एक क्षेत्र है और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षण का प्रबंधन, टीचिंग मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत 4 बातें हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में पोलिको के रूप में कहते हैं। जैसे P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, E फॉर लीडिंग और CO फॉर कंट्रोलिंग। मतलब शिक्षण प्रबंधन के 4 क्षेत्र हैं: नियोजन करना, व्यवस्था करना, अग्रसरण करना और नियंत्रण करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षण प्रबंधन का। और चौथा हम लोग मूल्यांकन के रूप में जानते हैं। मूल्यांकन भी शिक्षण प्रबंधन का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। ये, और इसके बाद ही हम अपने मैनेजमेंट या प्रबंधन के सफलता और असफलता की बात कर सकते हैं कि हमारा प्रबंधन कितना सफल हुआ और कितना असफल हुआ। तो इस प्रकार शिक्षण प्रबंधन का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षक प्रबंधक के रूप में क्या कार्य करता है, या शिक्षक प्रबंधन के रूप में क्या है प्रबंधक के रूप में। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षण प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है, और सिर्फ प्रभावी ही ना बनाता है बल्कि उद्देश्यपरक भी बनाती है। शिक्षक एक नेता होता है, उसका प्रबंधन नेता के कार्य, गुण तथा उत्तरदायित्व का बोध कराता है। प्रबंधन से नेता की कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। और स्वाभाविक सी बात है कि प्रबंधन में केवल अधिकार ही शामिल नहीं है, अपितु उसमें वैज्ञानिक चिंतन, व्यवस्थापन, दिशा निर्देशन तथा नियंत्रण आदि भी शामिल होती है। तो चूंकि शिक्षक एक नेता के रूप में कार्य करता है, तो इसीलिए शिक्षक ये सारे कार्य करता है कि प्रबंधन के द्वारा उनके कार्य, उनके गुण, उनके दायित्व, ये सारे चीज़ बढ़ जाते हैं। और वो सिर्फ अपना दायित्व ही नहीं समझता है, सिर्फ अधिकार ही इस पर नहीं समझता है, बल्कि वो इस प्रबंधन के गुणों को वैज्ञानिक चिंतन, व्यवस्थापन, दिशा निर्देशन और नियंत्रण को शामिल करते हुए इस शिक्षण प्रबंधन को आगे बढ़ाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रबंधक के रूप में इसके कार्य क्या है शिक्षक के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला काम विद्यालय की निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना। विद्यालय के द्वारा जो निर्धारित नीतियां बनाई गई है उसको क्रियान्वयन करने वाला, उसके कार्य रूप में लाने वाला वो शिक्षक ही होता है। दूसरा काम कक्षा प्रबंधन करना, जो हम लोग क्लास मैनेजमेंट की बात करना चाह रहे हैं। कक्षा प्रबंधन करना शिक्षक का काम है। तीसरा काम विद्यालय की सामान्य गतिविधियों का प्रबंध करना। विद्यालय में जो सामान्य गतिविधियां होती है, जो हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में भी जानते हैं, ये सारे प्रबंधन का काम या सारी गतिविधियों का काम ये शिक्षक ही करता है। चौथा कार्य समाज के विभिन्न अंगों, अभिभावकों, छात्रों से संपर्क स्थापित करना भी काम वो शिक्षक का है। शिक्षक ही है जो इसके स्कूल
और छात्र या अभिभावकों के बीच पुल का कार्य करता है। इसलिए इन सारे इन शिक्षक के इस शिक्षा के अंगों से संपर्क स्थापित करना शिक्षक का ही काम है। पांचवा, पाठ्यक्रम आयोजन का प्रबंधन, ये भी शिक्षक का महत्वपूर्ण काम है। छठा, मूल्यांकन का प्रबंध करना, ये भी शिक्षक का महत्वपूर्ण काम है। सातवां काम, छात्रों के मूल्यांकन और प्रवन्यन का प्रबंध करना। आठवां काम, शिक्षक कक्ष की आंतरिक साज सज्जा का भी प्रबंध करता है कि जैसे ही क्लास के अंतर्गत उसकी जो साज सज्जा है वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि उससे वातावरण प्रभावित होती है और शिक्षक एक वातावरण बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नवां, छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न क्रियाओं का प्रबंध करना। छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी वो किस प्रकार से कार्य कर सकता है, ये प्रबंध करना भी शिक्षक का काम है। अब हम लोग बात करते हैं कि कक्ष प्रबंधन क्या है जो शिक्षक करता है। कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिसके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करता है तथा छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करते हुए उसका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। बहुत महत्वपूर्ण काम शिक्षक का है। कक्ष प्रबंधन के लिए ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने कौशल के द्वारा किस प्रकार से छात्रों के और कक्ष के वातावरण पर नियंत्रण और छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करे और छात्रों को विषय वस्तु पर आकर्षित करे और तब तक आकर्षित करता रहे जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इस कौशल के रूप में शिक्षक का कार्य है और जो वो करता है किस प्रकार करता है। नंबर 1, अधिगम रोचक बनाना। जितना अच्छा अधिगम, जितना अच्छा विषय वस्तु रोचक होगा उतना ज़्यादा छात्रों के व्यवहार और वातावरण शिक्षक के पक्ष में होगा और उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, अधिगम उद्देश्यपूर्ण बनाना। अधिगम जब तक कि उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तब तक कोई भी अधिगम परिणाम देने वाला नहीं हो सकता। इसीलिए छात्र का ध्यान आकर्षण भी उद्देश्य के अनुरूप चलना ही है। तीसरा काम शिक्षक का उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। कक्ष सिर्फ शिक्षकों के कौशल और शिक्षकों के इनेबिलिटी पर नहीं चल सकता है। जब तक के उद्देश्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि छात्र भी शिक्षक के क्रियान्वयन में या शिक्षकों के कार्य में शामिल होकर के प्रेरित होकर के उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयास न करें। इसीलिए तीसरा काम है कि शिक्षक हमेशा छात्र को इस बात के लिए प्रेरित करता रहे कि तुम्हें उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। चौथा काम, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया प्रसाद करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट के बीच नहीं होगा तब तक शिक्षण कार्य एकांगी हो जाएगा। शिक्षक अपना पढ़ाएगा और छात्र अपनी काम करेगा। पांचवा काम, अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखना। किस प्रकार से अनुशासन। और छठा काम, वांछित व्यवहारों का पुनर्बलन। अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखना छात्रों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जब तक छात्र के अनुशासनहीनता पर शिक्षक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है तो कक्ष का वातावरण उत्तम नहीं हो सकता है और उद्देश्य की प्राप्ति होना मुश्किल हो जाता है। छठा काम, वांछित व्यवहारों का पुनर्बलन। ये छात्रों के द्वारा जो व्यवहार होते हैं, जो भी व्यवहार किए जाते हैं, वो उसमें कौन से डिजायरेबल है, कौन सा व्यवहार वांछित है, ये एक शिक्षक अच्छी तरह से जान सकता है और किसी भी धनात्मक व्यवहार को
प्रमोट करना, उसके लिए बच्चों के को पुनर्बलित करना, ये शिक्षकों का बहुत बड़ा कार्य है, ताकि छात्र अपने व्यवहारों को अच्छे व्यवहारों को बारंबार कर पाए और एक अच्छा वातावरण का निर्माण करते हुए अपने शिक्षण के या अपने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे से कर पाए। इसलिए ये कक्षा कक्ष प्रबंधन एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरा प्रबंधन एक शिक्षक के कौशल पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपने व्यवहार और छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए उद्देश्य की प्राप्ति कर पाए। धन्यवाद।